जय श्री राम। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसने नवग्रहों के अंदर अपना अस्तित्व स्थापित किया हुआ है। यानी अगर अस्तित्व ना होने की बात करें तो इसकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन अस्तित्व होने की बात करें तो कह सकते हैं कि पाप और पुण्य दोनों में राहु का रोल है। पाप यानी स्वभाव में इस ग्रह को राक्षस कहा गया, पुण्य क्योंकि इसने धोखे से अमृत कलश का पान किया। यानी इस ग्रह के अंदर दोनों लक्षण हैं, पाप भी और पुण्य भी। इसलिए कलयुग के अंदर एक तरीके से राजा बनाने की क्षमता, कि ये कलयुग का राजा कौन है, वो राहु है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कहते हैं लोग बाग कि जितने ज़्यादा बुरे कर्म करता चला जा रहा है उतना ही ज़्यादा जीवन में पनप रहा है। मैं पूजा पाठी हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपने जीवन में परेशान हूँ, और इसको देखिए ये सारे गलत काम करने के बाद भी जीवन में आगे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसका राहु बली है, लेकिन प्रवृत्ति क्या है, उसकी राक्षस की प्रवृत्ति है। इसलिए आपने देखा कि राक्षसों ने भी उपासना और पूजा पाठ करके वरदान प्राप्त करे हैं। इसलिए सिर्फ यही नहीं कि ये राक्षस है तो ये बुरा है, इसके अंदर अन्य गुण भी हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटीज़ भी होती हैं। और किसी से वरदान प्राप्त करना आसान नहीं है। वरदान प्राप्त करने के लिए हठ योग होना चाहिए, और वो हठ योग राक्षसों के अंदर देखे गए थे। इसलिए स्वरभानु नाम के राक्षस का एक टुकड़ा, जिसको ऊपरी तौर पे हम राहु कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि राहु जो प्लेनेट है ये आपके लिए शुभ है या अशुभ। यानी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है, और वो सिर्फ लक्षण मात्र से पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में जो ये लड़का है या लड़की है, ये परिवार में कोई लोग है, इसके ऊपर राहु का प्रभाव है, कि भाई तुम्हारे ऊपर राहु का शुभ प्रभाव है या तुम्हारे ऊपर राहु का शुभ प्रभाव है, जिसकी वजह से आज आप ये सब चीज़ें देख रहे हो। तो सबसे पहले हर प्लेनेट का अपना एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव दोनों तौर पे होता है। शनि शुभ भी है, अशुभ भी है, बृहस्पति शुभ भी है, अशुभ भी है। इसी तरीके से राहु शुभ भी है और अशुभ भी है। अब शुभ राहु के क्या लक्षण हैं और अशुभ राहु के क्या लक्षण हैं, ये सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर से जानेंगे। कि भी राहु के कारकों में सबसे पहला कारक आता है लोभ। लोभ का सीधा सीधा मतलब है इसको चाहिए, या सीधा सीधा सा मतलब है कि घर में कोई बच्चा है जिसके ऊपर राहु का प्रभाव चल रहा है। वो प्रभाव अगर शुभ है तो वो उसको जो चीज़ चाहिए उसे वो अपनी योग्यता से पैदा कर लेता है, लेकिन अगर उसके ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव है तो उसको लोभ हो गया उस चीज़ के प्रति। उस चीज़ के प्रति मेहनत नहीं करेगा, लेकिन उस चीज़ को छल से, कपट से, चोरी से कैसे भी प्राप्त कर लेगा। यानी उसके भीतर लोभ की लालसा हो गई। इसलिए राहु का पहला कारकत्व है लोभ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तौर पे दिखाई देता है। कि अगर आपने किसी चीज़ के अंदर लालसा करी, आपको उस चीज़ का लोभ हो गया, और उस लोभ को प्राप्त करने के लिए आपने गलत कदम उठाए तो राहु का बैड इफेक्ट है। और उस लोभ को प्राप्त करने के लिए आपने सही कदम उठाए तो ये राहु का पॉजिटिव इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो नवयुवकों में चल रहा है कि उनका किसी के प्रति आकर्षण हो गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब पुरुष का इच्छा हो गई कि इस स्त्री को प्राप्त करना है, लेकिन उसने वो स्त्री को प्राप्त करने के लिए गलत कदम उठाए, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसको किडनैप कर लिया, उसके साथ दुर्विचार दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, तो समझ लीजिए उसका राहु लोभी है। और उस लोभी राहु से वो व्यक्ति उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है जिसे वो अपने सात्विक या सही कर्मों से प्राप्त नहीं करना चाहता। जिसका राहु सही होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में होता है कि नहीं, मैं इसके काबिल बन के दिखाऊंगा, तब मुझको ये मिल जाएगी या ये मिल जाएगा। तो ये इतना अंतर है, आप स्वभाव से पता लगा सकते हैं कि भाई ये कहाँ किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि लोभ और लालच दोनों यहीं से आते हैं। अगर आपका दिमाग सिर्फ इसी चीज़ पे चल रहा है कि कैसा पैसा किसी से लिया जाए, यानी आपका एक बार आपको झटके के पैसे की आदत लग गई, फिर आपने हमेशा यही सोची कि लोगों का पैसा ले लो, उसका हक मार लो, उसका पैसा मत दो, बाद में क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, कोर्ट कचहरी कर लेगा, कोई बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन जिसका ले लिया उसका वापस नहीं दिया, ये लालच है, ये लोभ है, ये राहु की प्रवृत्ति में आता है। और इसके विपरीत आप अपनी योग्यता से और अपनी मेहनत से उस धन को प्राप्त कर रहे हो, और फिर राहु आपको बढ़ चढ़ के झटके से पैसा दे रहा है।
इसका मतलब आपका राहु आपके लिए पॉजिटिव। इन्हीं स्थितियों को ध्यान करते हुए जो व्यक्ति स्वभाव के अंदर उद्दंडी होते हैं, उद्दंडी हैं, निर्भीक हैं, यानी चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, सबका सामना करने के लिए तैयार है। टीचर का सामना करने के लिए तैयार है, स्कूल में बाहर के लोगों से लड़ता झगड़ता है, घर में परिवार के लोगों से कोई बात की तो उसका सीधे से रूप में जवाब ही नहीं देता, उसका हमेशा उल्टा जवाब देता है, उनके ऊपर चढ़कर आता है, एकदम उनके ऊपर गुस्सा दिखाता है, झुंझलाहट भरी बातें करता है। परिवार के लोग बाग उसको देखकर घबराते हैं, परिवार के लोग बाग देखकर सोचते हैं कि इससे अगर ये काम कह दिया या इससे कुछ बोल गए तो ये हमारे ऊपर उल्टा जवाब देगा। इसका मतलब राहु उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, राहु का स्वभाव उसके ऊपर है, और ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है, और वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसका राहु बैड है तो वो ये नहीं सोचता कि परिणाम बाद में क्या होगा, फिर वो ये सोचता कि इसको मैं मार दूंगा, चाहे उसके लिए बाद में मुझे जेल में या कोर्ट कचहरी का, पुलिस का सामना क्यों ना करना पड़े, ऐसा काम वो करता है। उसको देख के पता लग जाएगा भैया इसका राहु का प्रभाव है, इससे बच लो, इससे भग जाओ, अन्यथा ये अपने नुकसान की तो सोचेगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा ऐसा नुकसान कर देगा कि तुम जीवन भर पछताओगे। ये तो तैयार बैठा है, कोई बात नहीं है, मार दूंगा, कोई बात नहीं है, जेल चला जाऊंगा, क्योंकि उसको मान सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये राहु है। अगर आपको हमेशा ही गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती हैं, अगर आपको हमेशा ही पेट में प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि राहु का वायु से कनेक्शन है, वात से कनेक्शन है, अगर आपको हमेशा ही पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, पेट में बबल्स बनते हैं, गैस बनती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती है, कभी पेट आपका ठीक नहीं रहता, तो राहु आपका ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में राहु को ठीक करने का तरीका है, आप अपनी दिनचर्या को बदल लो, लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अनजान डर का सताना भी राहु के साथ कि उस पर बताया जाता है कि राहु अगर शुभ स्थिति में है तो कुछ नहीं है, राहु अशुभ स्थिति में और आपके चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। जब भी डर या घबराहट की बात होती है तो हमारा मन डरता है, हमारा मन घबराता है, और राहु का काम है हमेशा चंद्रमा को घबराने का। अगर आपको डर लगता है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो समझ लीजिए ये राहु आपके ऊपर सवार है, और राहु आपको चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, ये राहु आपके मन को पीड़ित कर रहा है। अगर आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है और वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, खराब होता है, समय समय पर वो खराब होता रहता है, समय समय पर आपको बदलाव करने पड़ते हैं, नुकसान करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक के फॉल्ट होते रहते हैं घर के अंदर, तो समझ लीजिए राहु की प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, वो राहु की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। घर के अंदर देखें तो जो नैऋत्य कोण होता है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, ऐसी स्थिति में साउथ वेस्ट स्थान को कहीं ना कहीं सुधार के रूप में रखना चाहिए। सुधार का मतलब है इसके अंदर ऐसा कोई सामान ना हो जैसे बंधी हुई रस्सियाँ, कांटेदार चीज़ें, कांटेदार वृक्ष, या टूटा फूटा सामान, टूटा हुआ कांच, कबाड़ा के इस्तेमाल कर लेंगे, कभी वहीं रख दो, तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव आपके घर में शुरू हो जाएगा। और जब प्रभाव शुरू होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि सब कुछ ठीक था, फिर भी प्रॉब्लम घर में शुरू हो गई। इसको कहते हैं बेवजह जिद्दी होना। जब जब कुंडली के अंदर चंद्र राहु, गुरु राहु, बुध राहु के योग देखे जाते हैं तो ऐसे लोगों के स्वभाव में भी बेवजह जिद्दपन देखा जाता है। इसलिए राहु अगर आप पे सवार है तो बिना वजह जिद्दपन होना, एक बार आपको ये पता लग जाए कि आपकी जिद से आपका काम होने वाला है, तो वो बच्चा साहसिक रूप रवैया अपनाते हुए अपने सारे काम जिद से पूरे करवाएगा। वो हर चीज़ में जिद करने की कोशिश करेगा, और जिद का स्तर इतना बड़ा होगा, रोने लगेगा, तेज तेज चिल्लाएगा, खुद को पटक लेगा, सामान को पटक देगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ लीजिए उसका राहु बहुत खराब है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। अपनी बात को ऊपर रखने वाला व्यक्तित्व राहु है। अगर राहु खराब है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका काम है अपनी बात को ऊपर रखना, तो आप समझ जाओ कि भैया इसका राहु इसके ऊपर हावी है, ये तुमसे अंत तक नहीं हारेगा, ये अपनी बात को ऊपर ही रखने की कोशिश करेगा, यह किसी से अपनी बात को कटने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे कितने हद तक बहस करनी पड़े, किसी भी हद तक उतरना पड़े। पहले बहस होगी, फिर हाथापाई तक भी बात उतर जाती है, मान सम्मान भी खोया जाता है, लेकिन वो अपनी बात को नीचे नहीं रुकता। रूढ़िवादी होता राहु, यानी सनातन धर्म से अलग बात करेगा,
लोगों को सलाह देगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी खा लो वो भी खा लो, कौन देख रहा है, ये देखो अमेरिका में लोग सब कुछ खाते हैं, उनका क्या होता है उसका। यानी धर्म को और संस्कृति को मानता ही नहीं, घर की परिवार की मर्यादा को कुछ समझता ही नहीं, सनातन धर्म को कुछ समझता ही नहीं है। लोगों को सलाह देता है, अरे तुम एक काम करो, अगर वो लड़की शादी के लिए नहीं मान रही है तो तुम उसको लेकर भाग जाओ। ये सलाह देगा कौन? ये सलाह राहु देगा। कोई बात होगी तो उसको ये कहेगा झगड़े झंझट नहीं करने चाहिए, उसको कहेगा अरे क्यों नहीं करने चाहिए, उसको तो ऐसे कर दे, उसको तू मार दे और मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ये उसके ऊपर राहु सवार है पूरी तरीके से। फिर वो किसी को बकसता नहीं है, वो रूढ़िवादी तरीके से बात करता है। बिना वजह बहस करने वाला भी राहु ही है। बिना वजह बहस है, बिना तर्क संगत बहस है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, बहस करता है, निर्भीक होकर सामने खड़ा होता है, डरता नहीं है, आंखों से आंखें मिलाता है, तो समझ लो उसका राहु खराब है। झगड़े करने वाला, विवाद उत्पन्न कराने वाला लोगों के बीच, और लोगों के झगड़े से फायदा उठाने वाला व्यक्ति भी राहु ही है। यानी ऐसे लोग लोगों के बीच में क्लैशेस करवाते हैं, झगड़े कराते हैं, इसकी बात उससे उसकी बात उससे, उनको झगड़ा कराते हैं, फिर उनके झगड़े से अपना फायदा उठाते हैं। गलत संगत को एक्सेप्ट करना, गलत लोग, गलत संगत, गलत आचरण वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, उनकी बातों को मानना, मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स लाना, आपराधिक प्रवृत्ति जागृत होना, चोरी चकारी कर रहे हैं, आजकल रेप केस चल रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या है, ये राहु का नेगेटिव प्रभाव है उस व्यक्ति पे। वो व्यक्ति फिर किसी की सुनता नहीं है। और गलत संगत के कारण सम्मान हानि होती है, फिर कोर्ट कचहरी होती है, फिर जेल जाना पड़ता है। ये सब कुछ हमें राहु के नकारात्मक प्रभावों में देखा जाता है। इन चीज़ों का प्रभाव, इन व्यक्तित्व की स्थितियों, इन लक्षणों को देखकर आप सामान्य व्यक्ति के ऊपर पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इसके ऊपर राहु का प्रभाव है, और इसके राहु के प्रभाव को दूर करना में उपाय बहुत ज़रूरी हैं। उपाय अगर नहीं होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि भैया उपाय तो करने पड़ेंगे, बिना उपाय के तो काम चलेगा नहीं। और वो उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इस वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। अब हम कुंडली के द्वारा भी जान लेते हैं कि राहु आपके लिए कैसे अशुभ हो सकता है और कैसे राजयोगकारी फल दे सकता है। जैसे कुंडली का दूसरा और सातवां भाव मारक भाव होता है। दूसरा भाव और सातवां भाव मारक है। दूसरे भाव में हमारी वाणी है, सप्तम भाव में हमारा जीवन साथी या सम्मान है, पद प्राप्ति है, सामाजिक स्थिति है। अगर दूसरे भाव और सातवें भाव में राहु बैठा हुआ हो, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, उसके ऊपर 6, 8, 12 के स्वामी या तो साथ बैठे हों या दृष्टि देते हों, तो ऐसा राहु अपनी दशा अंतरदशा में मारक तत्व देने में सक्षम है। अगर आयु का खंड नहीं आया है तो वो आपको धन से, आपके वैवाहिक संबंधों को मारक कर देगा, आपके जीवन साथी से बहुत बड़े बड़े झगड़े करा देगा, और अगर मार्केश आ गया तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देगा। ये भी देखा जाता है। साथ ही साथ 6, 8, 12 भाव के अंदर अगर राहु बैठा है, दूसरे और सातवें भाव के स्वामी या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ बैठा है या उसको देखता है, तो ऐसा ग्रह भी आपको रोग, ऋण और शत्रु तीनों देने में सक्षम है। अचानक से दुर्घटना देने में सक्षम है, कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा रोग, कोई मिस हैपनिंग्स, कोई चोरी, कोई अग्निकांड, कोई सम्मान हानि, कोई बड़ा खर्च, वाहन से दुर्घटना, हवाई यात्रा के दौरान प्लेन क्रैश होना, जेल में जाना, जीवन साथी के साथ संबंध के साथ साथ तलाक भी हो गया, जेल भी जाना पड़ा, सम्मान हानि भी हो गई, कोर्ट कचहरी भी हो गई, खराब व्यक्तित्व के कारण, खराब आचरण के कारण आपराधिक परिस्थितियों के अंदर एंट्री कर जाना भी इस राहु की वजह से ही होता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए अगर राहु कुंडली में खराब है और नवमांश कुंडली में भी उसका खराब ही स्थिति बन गई है, तो अवश्य ही सावधान हो जाइए। ये पूरे राहु की दशा, अगर वो किसी की अंतरदशा में आई है तो प्रॉब्लम, और अगर महादशा में आई है तो देखा होगा आपने लंबे लंबे समय तक लोग बाग परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं जी मैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से परेशान ही हूँ। कोई लोग बात तो क्या होते हैं, राहु की दशा शुरू हुई, राहु में प्रॉब्लम कर दी, उसके बाद जेल चले गए, फिर 18 साल, 15 साल, 20 साल जेल में काट रहे हैं। ये राहु के अशुभ संकेत हैं। ये राहु को अगर आप ये देखो, ये शनि के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि हमारे कर्मों के कारक है, कर्म कारक, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर नौकरी और व्यापार का कारक।
अगर ये राहु शत्रु राशि में, शनि के साथ शत्रु राशि में क्लोज डिग्री पे बैठा है, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आए दिन नए और गलत डिसीजन दिलाकर आपको लॉस करेगा। ना आपके कर्मों में स्थायित्वपन रहेगा, ना आपकी नौकरी में स्थायित्व रहेगा, ना आपके व्यापार में स्थायित्व रहेगा। आप कहेंगे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों है। ये राहु अगर आपके लगन में पीड़ित हो तो आपको निर्भीक, साहसी, जिदपन वाला और उद्दंडी किस्म का बनाता है। अगर ये राहु दूसरे घर में पीड़ित अवस्था में मिल रहा हो तो कह सकते हैं बोलने से पहले सोचता नहीं है, खराब खान पान, खराब व्यक्तित्व, खराब आचरण, खराब अनुशासन को अपनाता है। तीसरे घर में अगर राहु खराब होता है तो ये अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं, अपनी एनर्जी को गलत जगह लगाता है। चौथे घर में राहु पीड़ित हो तो माता से उसका संबंध ठीक नहीं रहता, परिवार के अंदर कलह रहता है, अपनी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को बेच के खा जाता है। पंचम भाव में होता है तो जीवन में हमेशा शॉर्टकट्स के चक्कर में, लोभ के और लालच के चक्कर में ऐसा राहु जुए, सट्टे, लॉटरी में पैसा लगाता है और अपना सारा पैसा गंवा देता है। छठे घर में होता है तो अपने ही बल पर रोग भी इकट्ठा करेगा, ऋण भी ले लेगा, लोन भी कर लेगा, शत्रु भी कर लेगा, कोर्ट कचहरी भी कर लेगा। सेवंथ हाउस में राहु पीड़ित है तो क्या कह सकते हैं भी शनि राहु के साथ है, मंगल राहु के साथ है, सूर्य राहु के साथ है, तो क्या करेगा, ये मैलेफिक्स भाव है। अगर यहाँ ये शत्रु की राशि में है और राहु खराब है तो आपका वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहेंगे, फिर आपका विवाह नहीं होगा, विवाह होने में परेशानी, विवाह चलने में परेशानी, तलाक होंगे। अष्टम में है तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, उसको लेके विवाद होंगे, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे। नवम भाव में पीड़ित है तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे, अपने भाग्य को अपने आप पर ही लात मार लेगा व्यक्ति। दशम भाव में इसकी पीड़ित अवस्था मिले तो कह सकते हैं 10वां भाव कर्म कार्य क्षेत्र का, व्यर्थ के कर्मों में लगना, बिना वजह के कर्मों में लगना, खराब कर्म करके धन कमाने की स्थिति, उसी के कारण मान सम्मान हानि होना, लोभी होना, लालची होना, अहंकारी और घमंडी होना। एकादश भाव में है तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा गलत सोच रखना, पैसा कमाने के लिए हमेशा लोभी लालची बना रहना, पैसा कमाने के लिए हमेशा शॉर्टकट्स अपनाना, गलत तरीके से पैसा कमाना। 12वें घर में होता है तो हमेशा खर्च होता है, नुकसान होता है, पैसे को पैसा नहीं समझता है, धन को खुले हाथ से खर्च करता है, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, अय्याशी में, खराब कार्यों में पैसा खर्च कर देता है। अब क्या होता है, राहु बली कैसे हो, कैसे पता लगाएं कि हमारा राहु अच्छा है। सबसे पहली बात, राहु ग्रह को अधिकता जो देखा गया है शुक्र की, बुध की और शनि की राशियों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन तीनों के लिए ये मित्र होते हैं। ऐसा राहु शुक्र, शनि और बुध की राशियों में केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, पहली बात 1, 5, 9 में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, दूसरे घर और 11वें घर में बैठा हो, या छठे घर में भी बैठा हो, लेकिन इनकी राशियों में होना चाहिए। दूसरा, मारक भाव के स्वामियों का और 6, 8, 12 के स्वामियों का इससे संबंध नहीं होना चाहिए। तीसरा, केंद्र त्रिकोण में बैठने के बाद ये केंद्र त्रिकोण के ही स्वामियों से दृष्ट हो जाए या उनके साथ हो तो ऐसा राहु अपनी दशा में राजयोग देता है, फिर इसको हम कहते हैं ये कलयुग का राजा हो गया। और कलयुग का राजा अब आपको बढ़ चढ़कर सब कुछ देगा, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, यश मान सम्मान, पैसा बंगला गाड़ी, झटके से पैसा, खूब सारा पैसा, खूब सारा धन, अकाट्य अकूट संपत्ति देने में सक्षम है जब राहु राजयोग देने में आता है। और यदि यही रिपीटेशन, यही कॉम्बिनेशंस हमारी वर्ग कुंडली खासतौर पे नवमांश और दशमांश में भी दिखाई दे जाए तो कह सकते हैं कि स्टैंप लगा दो, राहु की दशा में राजा बनोगे। एक बार मैंने एक हॉरोस्कोप लगाई थी कुंडली में, करोड़पति अरबपति योग कैसे होते हैं। मैंने उसमें दिखाया था कैसे महेंद्र सिंह धोनी और राहु की महादशा जो 2002 से उनको शुरू हुई थी, 18 वर्ष में वह व्यक्ति 2002 से 20 तक कैसे लोगों के बीच में छा गया, कैसे लोगों के दिलों पे उसने राज करा और कैसे बना वो अकूट संपत्ति का मालिक। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। अब ऐसे कौन से उपाय करने से आपका राहु शांत हो सकता है, मैं बहुत सारे उपाय आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब उन उपायों में से कौन सा आप करना चाहते हैं, कम से कम जितने उपाय बताऊंगा उसमें से 2, 3 या 4 उपायों को तो निरंतरता से अपने जीवन में रखिए। सबसे पहले रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र यानी भगवान शिव, गायत्री यानी माता गायत्री, यानी यहाँ पर शिव जी और गायत्री माता दोनों की ही कृपा मिलनी चाहिए कि सद्बुद्धि भी आनी चाहिए और प्रॉब्लम्स भी दूर होनी चाहिए। तो रुद्र गायत्री मंत्र का माला का जाप रोजाना
करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। रुद्र गायत्री मंत्र को जपते हुए शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र भी जपना ऐसी स्थिति में शुभ माना जाता है कि आप गायत्री मंत्र का भी तुलसी की माला से जाप करें। रुद्र गायत्री कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से, और गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो तुलसी की माला से करें। अगर कोई बच्चा घर में राहु से प्रभावित है इस तरीके से, या व्यक्ति प्रभावित है, तो जहाँ पर वो अधिकतर रहता है या सोता है उसमें वहाँ मोर के पंख लगाने चाहिए। उस मोर पंख से लगाने से भी आपका राहु की नेगेटिविटी दूर रहती है। घर का साउथ वेस्ट स्थान साफ सफाई में रखना चाहिए। सर्प का पूजन करना चाहिए। सर्प पूजन, भगवान शिव गले में सर्प रखते हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर होते हैं, और भगवान गणेश सर्प को अपनी कमर पर बांधते हैं। तो इन तीनों इष्ट देवता का आप सर्प से पूजन कर सकते हैं, यानी इनका पूजन मतलब सर्प का पूजन हो गया, तो ये भी कर सकते हैं। टॉयलेट के अंदर समुद्री नमक को रखना भी आपके लिए शुभ माना गया है। यानी आप अपने घर के अंदर टॉयलेट में एक कटोरी लीजिए कांच की, उसमें समुद्री नमक को रख दीजिए, ये भी राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। गले में चांदी की मोटी चैन पहनना, अपने हाथ में सीधे या उल्टे में चांदी का मजबूत और भारी कड़ा पहनना, जब जेब के अंदर चांदी की गोली या चांदी का ठोस टुकड़ा रखना भी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। नारायण कवच का पाठ करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है राहु के प्रभावों को लेकर। काली मछली की सेवा करना, यानी एक्वेरियम अगर घर में है और उसमें काली मछलियां हैं, उनकी सेवा करना भी राहु के शुभ प्रभाव को देता है, अशुभ प्रभाव को खत्म करता है। चींटियों को भोजन देना, खास तौर पे चाहे काली चींटी हो चाहे भूरी चींटी हो, उनको भोजन देना भी नित्य प्रतिदिन राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, जो कुष्ठ रोगी हैं, जो अनाथाश्रम में है, वृद्धाश्रम में है, कुष्ठ आश्रम के अंदर है, योग्य नहीं है कर्म करने के, उनकी सेवा करना, उनको कुछ देना भी राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। अमावस्या के दिन शाम के समय एक नारियल ले लीजिए, वो नारियल जो जटा वाला नारियल होता है, जिसके अंदर पानी होता है, ऊपर से जटाएं होती हैं, जाइए अमावस्या के दिन बहते पानी के पास जाइए, चाहे उसके लिए आपको जन्म स्थान से कहीं दूर ही जाना पड़े। अगर लोकल में आसपास ही है तो आप एक नारियल लीजिए, उसको अपने ऊपर से 7 बार वारिए अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के बाद, और बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप घर से दूर जा रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिए, 7 नारियल लीजिए, ऐसे 7 नारियल लीजिए, उन 7 नारियल को एक माला में पिरो लीजिए, सुई से छेद करके धागे में पिरो लीजिए। उस पूरी माला को आप बहते पानी में प्रवाहित कीजिए। अगर आपके घर से बहुत दूर है या पास में है तो भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। तो ये वो सारे मैजिकल उपाय हैं कि आप करके देखिए, आपके ऊपर निश्चित आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था वो एक खास वीडियो जिसमें राहु के लक्षण शुभ हैं या अशुभ आप बहुत सामान्य तौर पर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसका प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं, और उपाय करने से निश्चित लाभ मिलता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि राहु के लक्षणों से कैसे पता लगाएं वो आपके लिए शुभ है या अशुभ। जय श्री राम।